हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और प्रैक्टिकल है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि किताबों में जो पढ़ते हो वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती। अब कल मेरी बात हुई एक व्यक्ति से मेंटेनेंस केस में। उनका ये कहना था कि जब मेंटेनेंस केस चला उसमें बहुत सारी परिस्थितियां थी, इसकी तरफ से लापरवाही हुई, उसकी तरफ से लापरवाही हुई, हमारे पास सारे एविडेंस थे लेकिन फिर भी हम बहुत सारे एविडेंस कोर्ट में फाइल नहीं कर पाए। सैलरी स्लिप उन्होंने अपनी लगाई और एक पर्टिकुलर अमाउंट का ऑर्डर हो गया कि इतना उनको पर मंथ मेंटेनेंस देना है। अब दोस्तों, इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद दोस्तों वो एक एसएलपी लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया और ये पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, अब इसके आगे हमारे पास क्या रास्ता है, क्योंकि जो एरियर है वो पिछले 7-8 सालों का बना हुआ है, 14-15 लाख रुपए एरियर है, कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट तक आप हुए हैं। अब उनका यह कहना था कि क्या सर आप सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। चलिए, इस पे बात हम बाद में करेंगे, पहले हम स्टार्टिंग से इस चीज को समझते हैं। हमने उनसे पूछा कि उन्होंने लड़की के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी, बहुत सारे प्रूफ उनके पास थे वो बताए। हमने उनसे सिंपल पूछा कि जब ये केस आपका फैमिली कोर्ट में चल रहा था आपने ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे लगाई थी, तो उन्होंने कहा काफी सारी चीजें रिकॉर्ड पे नहीं लगी थी, केवल कुछ ही चीजें लगी थी, अधिकतर जो एविडेंस थे वो रिकॉर्ड पे नहीं लगे। जब हमने रीजन पूछे तो उन्होंने बहुत सारे रीजन तमाम बता दिए, लेकिन कोई भी रीजन हमको संतुष्ट नहीं कर पाया। अब खैर मान लेते हैं, अब ये रीजन पे अभी नहीं जाते, अभी ये मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस फाइल नहीं करे, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में अब वो उन्हीं एविडेंसेज की बात करते हैं जो उन्होंने फैमिली कोर्ट में फाइल ही नहीं करे। तो प्राइमा फेसी हाई कोर्ट क्या करेगा कि भैया आपने जब नीचे ही नहीं बोला तो अब उसका क्या मतलब है। फिलहाल तो हाई कोर्ट को जस्ट इतना देखना है ना कि फैमिली कोर्ट ने मौजूदा तथ्यों के आधार पर जो निर्णय लिया है वो सही है या गलत है। और मौजूदा तथ्य मतलब जो पत्रावली पर है, जो पत्रावली पर है ही नहीं उसको कैसे कंसिडर करेगा हाई कोर्ट। अब यहां पर आदमी क्या करता है, कानून बताने लगता है। अधिकतर मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि सर कानून तो एक जगह पे ये भी कहता है कि ऐसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, किया जा सकता है, क्योंकि जब ऐसा कोई कागज आप दोगे जो कि नीचे के रिकॉर्ड पे था ही नहीं, तो एक लॉजिक है सीधा सा, जब नीचे की कोर्ट के पास वो रिकॉर्ड पे ही नहीं है तो कोर्ट ने जजमेंट लिया, वो ठीक लिया। कोर्ट को कोई सपने में थोड़ी दिख रहा है कि आपके पास ये एविडेंस है जब आपने दाखिल ही नहीं करे। फिर भी अगर आप हाईकोर्ट में ये कहते हो तो हाईकोर्ट ये देखेगा कि ऐसा कौन सा कारण मौजूद था जिसकी वजह से आप ये नीचे दाखिल नहीं कर पाए, और नीचे वाली कोर्ट में आपको मौके मिले या नहीं मिले। अब नीचे वाली कोर्ट में प्रॉपर ट्रायल चला है, सालों तक प्रॉपर डेट्स लगी हैं, तमाम मौके मिले, आपने क्यों दाखिल नहीं किया। 3 साल 4 साल ट्रायल चला, इतना मौका था आपके पास। तो अगर आपने ऐसा किया है तो हाईकोर्ट एक लाइन में इसको खत्म कर देगा, यानी हाईकोर्ट या ऊपर वाली कोई भी कोर्ट हो कि भैया आपको नीचे वाली कोर्ट में तमाम अवसर मिले हैं और सारे अवसर मिलने के बाद भी आपने उन्हें दाखिल नहीं करा, तो अब आप क्या सोच करके ये कह रहे हैं कि ये अब दाखिल कर लिया जाए, कोई मीनिंग ही नहीं है और रिजेक्ट हो जाएगा। ये समझ लेना, चाहे कानून में कुछ भी लिखा है, प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। अब हाई कोर्ट में इसी वजह से उनका जो मामला रद्द हो गया और जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने तो एंटरटेन करने को ही मना कर दिया। तो अब वो उसकी रिव्यू पिटीशन डालना चाहते हैं। देखिए, जो चीज खारिज हो चुकी है उसकी रिव्यू पिटीशन अगर आप डालेंगे वो भी तब जब नीचे की कोर्ट पे रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि रिव्यू पिटीशन में क्या चांस होते हैं, 10% भी चांस नहीं होते। और आपके केस में तो रिकॉर्ड पे ही कुछ नहीं, अगर मेरिट पे भी देखे तब भी आपका मेंटेनेंस बंद नहीं है। तो ऐसे मामले में रिव्यू पिटीशन डाल करके केवल आप अपना समय और पैसा खराब करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि डालने को तो हम फाइल कर दें कल, लेकिन फायदा क्या है, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो तो खारिज ही होना है। और अगर वो उसको एंटरटेन भी करेंगे तब भी आपकी सैलरी स्लिप वहां पे लगी हुई है और वो सैलरी आज की डेट पे बढ़ भी चुकी है, तो भी नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को जान करके वो व्यक्ति अपने आप को खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट करवा लिया अपनी पिटीशन, उसके आगे कहां जाए। अब एरियर भी बंधा हुआ है, भाग भी नहीं सकते, क्या करें। तो वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, देर सवेर वो पैसा देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अब यहां पर एक बात ख्याल रखिएगा, जब आपका 125 सीआरपीसी, 144 बीएनएसएस, 24 एचएमए या फिर डीवी एक्ट का केस चलता है, तो जो भी आपके पास एविडेंस है, स्पेशली अगर वो लड़की की इनकम, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एडल्ट्री से रिलेटेड है, तो वो नीचे वाली कोर्ट पे ही सही समय पर लगने जरूरी हैं। सही समय पर लड़की के क्रॉस में वो सारी चीजें आनी जरूरी हैं।
तभी आपको ऊपर भी रिलीफ मिलेगा। अगर आपने नीचे सब कुछ लगाया और नीचे वाली कोर्ट फिर भी आपके अगेंस्ट जजमेंट दे देती है, तो ऊपर वाली कोर्ट में आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो जजमेंट को चेंज कर दे। बट जब आप नीचे ही एविडेंस नहीं लगाओगे, नीचे ही कोर्ट को कुछ नहीं बताओगे, तो फिर यह मानना कि ऊपर वाली कोर्ट आपको रिलीफ दे देगी, लगभग चांस नहीं होते हैं। आप जाओगे, रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे इस मामले में हुआ। तो दोस्तों, अगर आपने स्टेप स्टार्टिंग के गलत ले लिए, आपकी पूरी ही यात्रा खराब हो जाएगी और आगे के लिए कोई रास्ता आदमी के पास शेष नहीं बचता। तो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए वीडियो था कि ऐसा भी होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक हो जाते हो, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो इसलिए ये गलतियां आपको अपने मामलों में नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।